कुरुक्षेत्र में आज बात होने जा रही है योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला गोरखपुर से ही क्यों। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 29 साल से गोरखपुर की यह सीट, इस पर गोरक्ष पीठ मठ का पूरा प्रभुत्व है, प्रभाव है। महंत अवैधनाथ 1991-1996 में गोरखपुर से जीते थे। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु थे। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बने योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर अब तक 2014 तक 1998 से 5 बार वो सांसद चुने गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर योगी आदित्यनाथ का खुद का कितना प्रभाव होगा। गोरखपुर सदर सीट का इतिहास भी आपको बताते हैं। 33 साल में कुल 8 चुनाव यहां पर हुए। 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा की जीत हुई, किसी और पार्टी की कभी नहीं। 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ सांसद रहे। 1989 में शिव प्रताप शुक्ला यहां से जीते थे। कांग्रेस 33 साल में एक बार भी यहां पर अपने उम्मीदवार को, प्रत्याशी को जिता नहीं पाई है। 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल यहां कैंडिडेट थे। कांग्रेस की उम्मीदवार थी राणा राहुल सिंह और बीजेपी जीती थी यहां 60,730 वोटों से। और कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा कि किसी विधानसभा के चुनाव में 60,000 मतों की बढ़त बहुत बड़ी बढ़त होती है। गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अभी वहां सपा का उम्मीदवार कौन होगा यह तय नहीं है। बसपा ने गोरखपुर में अपना उम्मीदवार बसपा ने भी तय नहीं किया है। लेकिन जाहिर है कि जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है वो इस इतिहास से भी वाकिफ जरूर होगा। गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ के लिए सुरक्षित सीट क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यहां का कास्ट फैक्टर भी है। कुल मतदाता है लगभग 4.5 लाख, 4,41,000 के करीब, जिनमें से ब्राह्मण 30% की संख्या में है, कायस्थ 30% है, मुस्लिम वोट 14% है, पिछड़ी जाति का वोट 14% है और दलित और अन्य वोट मिलाकर 12% है। तो अगड़ी जातियों का बहुत बड़ा वोट होने की वजह से भी इसे बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के लिए एक मुफीद सीट माना जाता रहा है। लेकिन उन सबको अगर आप छोड़ भी दें तो भी योगी आदित्यनाथ का अपना स्ट्रेचर और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते उनका महत्व वो इस सीट को उनके लिए खास बनाता है। योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट करके ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं संसदीय बोर्ड का हार्दिक आभार। जाहिर है जो कुछ हुआ होगा उसमें उनकी अपनी राय भी शामिल होगी। इसका मतलब यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भी चाहते होंगे कि वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ें और पार्टी ने भी यही सही समझा भी। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे मौके की तरह देखा और तंज भरा ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा, कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या, अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको घर वापस भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। और नीचे लिखा कि यूपी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा 22 में बाइसिकल। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर से इनके लड़ने का मतलब ही यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है चुनाव में और उनकी पार्टी ने उनको सेफ सीट पर भेज दिया है, ये जानते हुए कि कहीं और से कठिनाई में पड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले चर्चा बहुत थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक बात सही है कि यह चर्चा आपको जितनी मीडिया में दिखाई दे रही थी उतनी शायद पार्टी के अंदर नहीं हो रही थी। और अब यह बात निकल के आ रही है कि शायद मथुरा को लेकर के तो बहुत विचार कभी हुआ ही नहीं था, अयोध्या को लेकर के जरूर पार्टी ने सोचा था। लेकिन अंत में यही ठीक पाया गया कि उनकी जो दोहरी भूमिका, एक तो गोरखपुर से लगातार 5 साल से सांसद और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के नाते गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना, यह एक बेहतर संकेत जाएगा मतदाताओं में और इसलिए उनको गोरखपुर सदर सीट से लड़ाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन अखिलेश यादव के लिए यह मौका जरूर है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ कितना वक्त गोरखपुर को देते हैं। क्योंकि ये बात भी सही है कि अब कम से कम गोरखपुर सीट पर उनके उम्मीदवारी के बाद उन्हें कहीं बंद कर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि गोरखपुर की सीट से वो कम से कम अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे होंगे। और तमाम बड़े नेता जो हैं वो अक्सर अपने लिए ऐसी सीट चुनते जहां पर ज्यादा वक्त उनको देना ना पड़े, खासतौर पर मुख्यमंत्री के स्तर के जो नेता होते हैं, ताकि वो घूमकर पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी का प्रचार कर सके।
हालांकि इस वक्त रैलियां वगैरह नहीं हो रही हैं और 22 तारीख तक के लिए ये मियाद और बढ़ा भी दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तो कोई बड़ी रैलियां नहीं होंगी, लेकिन वर्चुअल रैलियां होंगी। और चुनाव में प्रबंधन का जो काम है वो अब आप कह सकते हैं कि खुलकर कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन अभी तो एक ये जानना भी बाकी है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके आगे उन्होंने बात नहीं बढ़ाई। बहरहाल हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप रावण के नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको स्पष्ट मिल रही होगी। जी आ रही है जी। देखिए, आप सबसे पहले तो आपका जो बयान आज आया, उसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। देखिए, हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और इसके लिए पिछले 6 महीने से अखिलेश भैया जी से बात चल रही थी और सारी बातें सकारात्मक थी। लेकिन मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से माहौल बदला है, एक बड़ा उत्साह जो है ना उनके आसपास शायद दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हिस्सेदारी की बात करके और फिर ना के बराबर प्रतिनिधित्व की बात करके, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दलितों की उनको जरूरत है और दलितों के बिना उनकी सरकार शायद बन रही, उनको ऐसा लगता है। मैंने फिर ये तय किया कि भाई मैं भी दलित समाज के स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करूंगा। विधायक बनना, मंत्री बनना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं। मैं तो आंदोलन के लिए अम्बेडकरवादी आंदोलन चला, तो फिर मैंने मना कर दिया कि भाई ठीक है, आपका ये प्रपोजल मुझे स्वीकार नहीं। जो अपेक्षित हिस्सेदारी की उम्मीद, जो अपेक्षा हमें थी कि वो देंगे, वो नहीं देना चाहते, तो फिर हमने विड्रॉ कर दिया और मैंने कह दिया कि भाई उनको दलितों की जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद्रशेखर जी, आपकी अभी नई पार्टी है और आप कह रहे हैं कि अपेक्षा आपकी जैसी अपेक्षा थी उसके अनुरूप उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 2 सीट के लिए मैं तैयार था, मैंने उनको सीटें भी बता दी थी कौन सी है, तो आप ऐसा क्या चाह रहे थे उनसे? अब मैंने बताया ना, वो खत्म होगी ये बात, अब अपने दम दिखाने की बात। भाई आपने देखिए, मैं क्या समझ रहा हूं कि लड़ाई हिस्सेदार, सामाजिक न्याय हिस्सेदारी की बात करता है, समानता की बात करता है, और अगर आप इस तरह की हल्के स्टेटमेंट देते हैं, मुझे लगा वो बहुत दूरदर्शी है, और मुझे लगा सपा में परिवर्तन हो गया, सपा पहले जैसी नहीं रही। और मुझे विश्वास भी था, क्योंकि पिछले जो कुछ चीजें मैंने उनसे सुनी, देखी, लगातार सकारात्मक बातें, तो मुझे विश्वास था और वो तैयार भी थे मेरी बातों को लेकर। मैं मुझ पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से बहुत सारे बीजेपी के लोग उनके पास आए, बीजेपी से जिस तरह टूट हुई, तो उन्हें अब लगा कि अब उन्हें और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने जो है वो फिर इस तरह की ना के बराबर प्रतिनिधि देने की बात करके, उनको उम्मीद थी कि ये स्वाभिमानी व्यक्ति ये मना कर देगा, वही मैंने मना कर दिया। विधायक एमपी बनना कोई मेरा मकसद है ही नहीं। नई पार्टी पुरानी पार्टी से फर्क नहीं पड़ा, जनता किसको समर्थन करती, बड़ी बात ये है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन आपकी पार्टी के साथ है। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। जी, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने इंडिया टीवी वालों को बताया था कि मैं कभी, सुधांशु जी तो मेरी एक बार पहले भी इनसे बातचीत हुई, मैं कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। मैंने, आपको भी शायद ऐसा लगता है ना कि ये इनकी पार्टी छोटी है, लेकिन सम्मान पदों का होता है, तो मैं अपने पद का सम्मान करता हूँ। मैंने क्या कहा चंद्रशेखर जी, अगर फिर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, बिल्कुल मत कीजिए सौरभ जी। हाँ सौरभ जी, अपने जीवन के कुछ सिद्धांत और नियम है, जिन सिद्धांत नियमों के लिए मैंने विधानसभा विधायक बनने पर, मंत्री पद पर ठोकर मार दी, मैं उनसे समझौता कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी बात तो आप सुन लीजिए, मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता कीजिए, और आपका ये नियम मुझे मालूम नहीं था। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई, वो भी तो बैठे हैं, मैं उनको, अरे चंद्रशेखर जी बात को समझिए। हाँ, मैंने आपको चिट्ठी भेजी कि आप मुझे बुला लीजिए, भाई ऐसा मत कीजिए ना। मैं कहां आपको मना कर रहा हूं, मैं आपको कहां मना कर रहा हूं? मैंने एक बार भी आपसे कहा, मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, मेरे फोर्स करने से हो क्या जाएगा? आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपका ये सिद्धांत मुझे नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था।
ये बात मैं आपके सामने चलिए, स्पष्ट कर आप देना पूछ चाहता हूँ, लीजिएगा। ठीक है। आप तो पूछ लेकिन हाँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बैठे सामने सांसद में कि वो बैठे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको आप अपने आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप उनकी बात का जवाब ना दीजिएगा। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, अब मैं उनके पास मैं जा क्या रहा कह रहा हूँ, फिर सुनिए ना हूँ जी। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठ के जो है आप दोनों की वार्ता सुनूंगा? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। सुधांशु जी से आराम से बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना धन्यवाद। कोई दिक्कत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सुधांशु जी, स्वागत है आपका जी। आज दो विषय चर्चा में सबसे ज्यादा है, एक तो योगी आदित्यनाथ जी की सीट का जो चयन हुआ, और दूसरा खास तौर पर दलित वोट को लेकर जो राजनीति हो रही है, जिसमें आज मायावती जी बड़े दिनों के बाद सामने आए, उनका जन्मदिन भी था, और अखिलेश यादव और अभी जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए थे चंद्रशेखर जी, इनके बीच में गठबंधन बनते बनते टूट गया। बहरहाल, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जनता से पहले आपकी पार्टी ने उनको घर भेज दिया है। देखिए, यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि गोरखपुर तो भाजपा का गढ़ है, इसलिए योगी जी वहां से लड़ने गए, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही कम से कम गोरखपुर जनपद में अपनी हार मान ली, यानी कम से कम जो 7-8 सीटें गोरखपुर जनपद की हैं, उस पर उन्होंने मान लिया कि वो लड़ाई में ही नहीं है, वो तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के साथ हैं। तो आप याद करिए सौरभ जी, 403 में 400 सीटों का दावा करने वाले अखिलेश जी की बात पहले ही मुद्दे पे उनकी इसी बात से हवाई हो जाए। ठीक, अब मैं दूसरी बात बताता हूं। भाई, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो चुनाव लड़ रही है कि नहीं। दूसरी बहन जी जिनका कि आज जन्मदिन है, वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। दूसरा, चाचा के भतीजे बबुआ जी, यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। सारे दलित पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले आखिर में घूम फिरकर उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर कि उनको अपना वर्चस्व दिखता है, अपने समुदाय का वर्चस्व दिखता है। और जब सत्ता देने की बात आती है तो अपनी जाति के किसी व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करते जी। सुनील सिंह जी बैठे हैं, एक अपने समुदाय के व्यक्ति को कभी सत्ता किसी ने नहीं दी। ये जितने भी नेता खड़े हुए, सिर्फ अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, लालू जी हो, मायावती जी हो ना, बात वर्ग की करेंगे, फिर जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता सिर्फ परिवार को देंगे। इसलिए प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, देश की जनता में नई पीढ़ी में 21वीं सदी में अब एक नई जागरूकता आ गई है और वो सब कुछ समझने लगी है। इसलिए मैं कहूंगा, जाने अनजाने में अखिलेश जी ने यह बोलकर अपनी वास्तविक कमजोरी और चरित्र उजागर किया। सुनील जी, स्वागत है आपका। और इससे पहले आपके पास आऊं, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, बोलते बोलते आया है, तो जो उन्होंने तंज मारा था योगी जी पर, योगी जी ने पलट के अखिलेश जी पर मार दिया। वो स्क्रीन पर चल रहा है, पढ़ के सुना देता हूं दर्शकों के लिए। वो लिखते हैं, सुनो बबुआ, सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों का परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है, और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। ये योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, उससे अभी अभी ट्वीट किया गया है। सुनील जी, देखिए सौरभ जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बाबा मुख्यमंत्री जो रहे हैं, अभी हैं 10 मार्च तक, वो मथुरा से भी लड़ने का बड़ा प्रयास कर लिए, अयोध्या से लड़ने का बड़ा प्रयास कर लिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि वो भटक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही है। तो भाजपा कुल मिला के लगभग आधी भाजपा भी चाहती है कि उनकी वापसी गोरखपुर हो, और वही भाजपा नेतृत्व ने आज कर दिया। 10 मार्च से पहले ही संदेश दे दिया कि आपको गोरखपुर ही रहना है। सुधांशु जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, ये पढ़े लिखे विद्वान भी हैं, लेकिन इतना विद्वान आदमी इतना जातिवादी हो सकता है? इतना विद्वान आदमी इतना पिछड़ा दलित विरोधी हो सकता है? हमको बता रहे जाति की,
बताइए, प्रधानमंत्री जी ने खुद पूरे देश में प्रचार किया कि नहीं कि हम पिछड़े हैं? आप लोगों ने जो देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति जी की जात पूरे देश में बताई कि नहीं बताई? अपने ही मंत्रिमंडल के पोस्टर और होर्डिंग अपने मंत्रियों के आपने लगवाई कि नहीं? इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं। घोर जातिवादी होने के बावजूद अपने आप को स्वतः प्रमाण पत्र देते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं। बताइए सुधांशु जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम मान लेते हैं कि आप बड़े शुभचिंतक हैं पिछड़े और दलितों के। जब यहां बाबा मुख्यमंत्री पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़े और दलितों को नौकरी से घर का बाहर रास्ता दिखा दिया, तब आप क्यों नहीं बोले? कहां गया था आपका राष्ट्रवाद? कहां गया था आपका सबका साथ सबका विकास? आप क्यों नहीं बोले हाथरस की घटना पर, उन्नाव की घटना पर, लखीमपुर की घटना पर? जी, आप टिप्पणी करते हैं। अरे स्वस्थ राजनीति करिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए। जी ठीक है सुनील जी, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दीजिए, मुझे आपकी बात से और जो ट्वीट अखिलेश जी ने किया उससे साफ नहीं हुआ। आपकी पार्टी का आशय क्या है जब आप आरोप लगाते हैं कि ये गोरखपुर क्यों गए? ये सेफ सीट ढूंढने के लिए गए हैं या गोरखपुर भी सेफ सीट नहीं है उनके लिए? कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि वो तो टिकट मांग रहे थे अयोध्या से और मथुरा से। नहीं, मैं केवल ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से प्रदेश का किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान था, पिछड़ा दलित सब लोग परेशान थे। हाँ। तो आखिर गोरखपुर में तो जाकर के फंस गए। जाके गोरखपुर बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कब आप वापस लौट के आओगे। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने वही वापस किया। हमें उम्मीद है, अच्छा, जो छोटा व्यापारी है, जो बेरोजगार है, जो बहन बेटियां हैं, ठीक है, ये सब मिल करके समझा मैं आपकी बात। आप कह रहे 5 साल का हिसाब किताब आप ये कहना चाहते हैं कि वो गोरखपुर गए तो है सेफ समझकर, लेकिन इस बार गोरखपुर ही इंतजार कर रहा है कि वापस आए योगी आदित्यनाथ, जब हम चुनाव में बताएंगे। जी सुधांशु जी। हाँ जी, क्योंकि गोरखपुर के लोग भी बहुत परेशान हुए। सुधांशु, क्या बिना ऑक्सीजन के गोरखपुर के लोग नहीं मरे? अभी बहुत बिना दवा के नहीं मरे? सुनिए, बहुत समय में आ जाऊंगा जरा। गोरखपुर जाते हैं, बात हुई है, इसका जवाब तो ले लेते हैं, तो रोड जाम हो जाता है। गोरखपुर के लोग बात होगी, इसका उत्तर में ले लो, फिर मैं आता हूं आपके पास दोबारा। वहां का जो पटरी व्यापारी है, जो छोटा आदमी है, हाँ सुनिए, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है सुनील जी, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिएगा प्लीज, बोलिए। जिन परिवारों को जेल, अरे सुनील जी एक बार में एक ही बार में सारे आरोप कैसे लगा रहे हैं? जी ठीक है, एक एक करके हम लोग बोले, अच्छा रहेगा। देखिए सुनील जी ने अभी बोला, उन्होंने कहा दलित और पिछड़े की बात। सौरभ जी, अभी सुनील जी से पहले चंद्रशेखर रावण यहां बैठकर क्या कह के गए? योगी जी कहीं अखिलेश जी समाजवादी पार्टी। सुनील जी सुन लीजिएगा, सुनील जी मुझे बार बार आपको कहना अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा नहीं करते हैं। सुन तो लीजिए, मैंने आपको बहुत पर्याप्त समय दिया, आपने खुलकर अपनी बात कही है, आगे अभी बहुत समय है, बोल लीजिएगा प्लीज, मैं अनुरोध कर रहा हूं। अभी पर्याप्त समय में अपने अपने टर्न पे हम लोग बोलते रहेंगे, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, मैं कहता हूं सुनील जी ने अभी बोला, तो अभी आपके कार्यक्रम में सुनील जी से पहले चंद्रशेखर रावण जी बैठे थे, वो तो ऐलानिया ये कह के गए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी दलित विरोधी है, और उनको लगता था कि ये शायद बदले होंगे। उन्होंने कहा काशीराम जी को भी धोखा दिया था और आज मुझे भी धोखा दिया। अब मायावती जी पर तो जानलेवा हमला तक हो चुका था। काशीराम जी के नाम का मेडिकल कॉलेज नाम बदल दिया, काशीराम जी के नाम पर बना हुआ विद्यालय उसका नाम बदल दिया था, और आरक्षण की बात करने वालों ने हजारों दलितों को डिमोट कर दिया था, रिजर्वेशन समाप्त करके। अखिलेश जी के शासनकाल में वो लोग आकर आज दलितों के, पिछड़ों के अलंबरदार बन जाते हैं। इनके शासनकाल में जिस केंद्र की सरकार में भी इनका समर्थन था, वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में दलितों, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, मुस्लिमों को दे दिया गया। अखिलेश जी के मुंह से चू नहीं निकली। जम्मू कश्मीर में दलित पिछड़ों को आरक्षण मिलता ही नहीं था, धारा 370 के चलते हुए। जब हमने उसमें चेंज किया तब जरा, उससे पहले कोई चू नहीं बोलता था। तो किसका कितना दिल धड़कता है पता है। और जो मैंने जातिवाद की बात कही सुनील जी, मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, हिंदी हार्टलैंड में यानी यूपी, एमपी और बिहार में 1977 में पटवा जी से लेकर हमने 5 मुख्यमंत्री दिए और 4 उप मुख्यमंत्री दिए।
और सब अलग अलग जाति के, सिर्फ एक उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी एक समुदाय के थे। और पहला जाट समुदाय के मुख्यमंत्री बने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, हमने बनवाया था। 67 में जनसंघ के 97 एमएलए थे संयुक्त विधायक दल की सरकार में। पहले यादव मुख्यमंत्री जिस जमाने में राम नरेश यादव जी बने, जनसंघ सबसे बड़ा घटक था। दूसरे यादव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी बने, भाजपा के समर्थन में बने 1989 में, चौधरी अजीत सिंह को पीछे खींच के वीपी सिंह के साथ मिलकर राजनीति में। मगर जब आप आए तो फिर छोड़िए, पिछड़ा छोड़िए, दलित छोड़िए, कोई दूसरा यादव ही नजर नहीं आया। 14 साल सत्ता रही, सबसे ज्यादा 32 साल में समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है। वहां कोई दूसरा अपनी बिरादरी का भी नजर नहीं आता है। आखिर में मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, वही अंततः कोई नजर नहीं आया। केवल धरती पुत्र मुलायम सिंह हम लोग बचपन में सुनते थे, अंततः उनकी दृष्टि केवल पुत्र पे जाके पड़ी। बहन जी अंततः केवल अपने सगे भाई की बहन निकली, उन्होंने सारी संपत्ति उनको दे दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस आधार पर जो लोग नेतृत्व करते हैं, उनका सारा का सारा उद्देश्य जाति का नाम लेना और अपने अभी सुधांशु जी, अभी आप समाजवादी पार्टी के लिए जो बातें कह रहे थे और आप मायावती जी की पार्टी के लिए जो कह रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हमारे साथ, जो अभी 4 रोज पहले तक आपके साथी थे, आज हम उनके नीचे लिख रहे हैं नेता समाजवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आपकी आवाज आ रही है जी। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे थे अभी समाजवादी पार्टी केवल एक जात की पार्टी, जिसको एक जात के लोगों के अलावा कुछ दिखता नहीं, और एक जात भी नहीं, केवल एक परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं, ऐसी पार्टी कम से कम दूसरों पर, पिछड़ों के लिए, गरीबों, दलितों के लिए काम ना करने का आरोप ना लगाए तो बेहतर है। अब ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जातियां सबके सिर चढ़ के बोलती हैं। अगर मुट्ठी भर लोग, उस परिवार में कोई नेता होता है तो राष्ट्रीय नेता बन जाता है। दलित और पिछड़े समाज में नेता होता है कोई, तो उसको जात के नेता में ये लोग बांध देते हैं। और यही इनकी चतुराई है कि किस चतुराई के साथ ये बड़ी सी बड़ी शक्ति को कमजोर करने के लिए उसको जाति बंधन में बांध करके समाज से दूर करने की साजिश करते हैं। और साथ ही साथ जिस वर्ग की संरक्षण करती है भारतीय जनता पार्टी, वो अगर गांव और ब्लॉक में भी पैदा होता है तो प्रदेश और देश का और सर्व समाज का नेता माना जाता है। आखिर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लेता है वो एक जात का नेता कैसे होगा? जो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है वो एक जात का नेता कैसे होगा? यहां तक कि गांव का प्रधान भी जात के आधार पर नहीं बनता है। चुनाव में सबका साथ लेना ही लेना पड़ता है। और इन लोगों की सोच की बलिहारी है कि ये तो जात के आधार पर हमेशा फायदा उठाए हैं। जात के आधार पर मंदिर में फायदा उठाए, जात के नाम पर कुर्सी में फायदा उठाते हैं, जात के नाम पर अभी अभी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया गया। कहीं चिड़िया चू तक नहीं की। अगर कहीं सामान्य वर्ग के हक में 1% कटौती होती तो पूरे देश और प्रदेश में आग लग जाती। लेकिन पूरा का पूरा अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया। और साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने लोगों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित रूप से आग्रह किया कि चूंकि आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग से ही भरा जाना चाहिए और आप योग्यता होने के बावजूद भी उन आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। इन्होंने उस पद पर एक स्क्रूटनी कमेटी बैठाई और साथ ही साथ ये कहा कि नहीं 19,000 पर आरक्षित पद पर सामान्य लोगों की भर्ती नहीं हुई, 6,000 पद पर भर्ती हुई है।
जी। यानी स्वीकारा, भले उसकी संख्या घटा के 6000 कर दिया, ठीक है। स्वीकारने के बाद भी कहा कि हम आरक्षित पदों पर इनकी नियुक्ति करेंगे, आरक्षित वर्ग के लोगों का कहा तो, लेकिन किया नहीं। ठीक है मौर्य साहब, मैं एक बार जरा आपके आरोप, अभी आपने जितनी बात कही, एक रिएक्शन मैं उनका लेना चाहता हूं सुधांशु जी का। पहले आप ये कह रहे थे कि कोई पिछड़े वर्ग का कोई नेता होगा तो केवल पिछड़ों का ही नेता रह जाएगा, एक जाति का नेता रह जाएगा, उसको कभी बड़ा नेता नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अगड़ों का नेता होगा या भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा जो इनका वर्ग है जिससे इनको वोट मिलता है, उसका कोई नेता हो जाएगा तो वो सीधे राष्ट्रीय नेता बन जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए स्वामी प्रसाद जी जो बात कह रहे हैं, मैंने अभी जो सपा के सुनील जी थे उनसे कहा, मैं उनको रिपीट करता हूं। स्वामी जी, हमने हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार में अब तक 1977 से आज तक 5 मुख्यमंत्री दिए। गिनाए देता हूं, सुंदरलाल पटवा जी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और 4 उप मुख्यमंत्री दिए, सुशील मोदी जी, वर्तमान में तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी और केशव मौर्य जी। 9 लोग, सबके सब अलग अलग समुदाय के। और मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, चौधरी चरण सिंह पहली बार जनसंघ के समर्थन से 1969 में बने थे, जब हमारे 97 में मिले थे। राम नरेश यादव जी 77 में जनसंघ के समर्थन पे बने थे। 18 में मुलायम सिंह जी भाजपा के समर्थन पे बने थे। 57 एमएलए हमारे थे, 180 जनता दल थी उस समय वीपी सिंह जी के साथ में। मगर ये बताइए, जैसे उनके हाथ में सत्ता आई, आप बसपा में रह चुके, सबसे पावरफुल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद होता था, 70-72 डिस्ट्रिक्ट थे यूपी में, सबके सब डिस्ट्रिक्ट में एससी वर्ग हो तो कोई बात नहीं, एक ही कास्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते थे। अच्छा ये बता रही जिला पंचायत अध्यक्ष सपा के जमाने में कितने थे? 80% जिला पंचायत अध्यक्ष एक जाति के थे कि नहीं थे? बोलिए हाँ या ना। अब 20 और 80 की बात होती है तो भाई पिछड़े वर्ग में यदि किसी के पास 20% है और वो 80% के ऊपर है तो इस पर विचार करिए। और आपने आरक्षण की बात कही तो मैं आपसे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और मुस्लिम्स को दे दिया गया, कोई चू नहीं बोला। जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म, मुस्लिम्स को दे दिया गया, कोई चू नहीं बोला। कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जहां पर कि आरक्षण मिलता ही नहीं था, धारा 370 तक कोई नहीं बोलता था। और स्वामी प्रसाद जी याद करिए, वाल्मीकि समुदाय के लिए यह था कि तुम्हारा बेटा पीएचडी भी कर लेगा, बेटा बेटी तो सफाई कर्मचारी ही बनेगा, यानी तुम्हारा जो जन्मना व्यवसाय वही करेगा, उसके बाद कोई चू नहीं बोलता था। जनाब ये सब हमने लड़कर ठीक करवाया है जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों के हक में सब समुदायों को, सब वर्गों को साथ में रखकर हमने इस प्रकार का बहुत सारे नाम और बहुत सारे काम सुधांशु जी ने गिनाए। जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सौरभ जी, अब सुधांशु जी अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग साथ भी रहे हैं, इनका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन बात यह है, अब जैसे जो भी इन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी में जोनल कोऑर्डिनेटर सभी वर्ग और जात के होते थे। एक चीज, शेड्यूल कास्ट बहुत दिन से दबाया गया था, अगर वो आज आगे आ रहा है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ अभी आपने ये भी कहा कि हमने वाल्मीकि समाज को दे दिया। भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, उस समय भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख करके जो समतामूलक समाज की स्थापना करने का शुभारंभ वैधानिक तरीके से किया, उसका नतीजा है आज जातिवाद कमजोर हुआ, वर्गवाद कमजोर हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग जो जातवाद के नाम पर ही मोटे हुए हैं, जातवाद के नाम पर ही अपना पैर छुआए हैं, जातवाद के नाम पर ही सारे अवगुण होते हुए भी महान कहलाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज लोकतंत्र में भी वो ऐसे अनुसूचित जात, जनजाति या पिछड़े वर्गों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों की आरक्षित जगह पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान से दिया गया है, उस पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करने का औचित्य क्या है? ठीक है, क्या ये हिंदू नहीं है? आप अगर हिंदू दुहाई देते हो, अगर आप हिंदू दुहाई देते हो तो क्या अनुसूचित जात के लोग हिंदू नहीं है? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू नहीं है तो आपकी परिभाषा में हिंदू कौन है? अगर हिंदू है तो इनका अहित आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, इनकी आरक्षित जगहों पर आप
सामान्य वर्ग स्वामी जी, मैं आपने आरोप दूसरी बार लगाया, मैं इसका जवाब इनसे जरूर लूंगा, लेकिन मैं अभी जरूर लेता हूं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने जितने भी इल्जाम लगाए, मैं तो सीधा सीधा मान रहा हूं कि आप योगी सरकार के लिए कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप उसी सरकार में काम किए हैं। तो अब योगी जी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर, तो गोरखपुर से योगी जी के चुनाव लड़ने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के लोकतंत्र है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का वो अपना विषय है, उस पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी कोई आपत्ति नहीं। और लोकतंत्र में कोई भी लड़ता है उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि केवल टिकट मिलना वो प्रमाण पत्र नहीं होता। प्रमाण पत्र तो जनता देती है वोट के माध्यम से। लेकिन जो भी लड़ने आ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं या 403 विधानसभा पे और भी प्रत्याशी आ रहे हैं और सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, मैं तो सबका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका स्वागत है। और सही बात यह है कि कौन चुन के आएगा, कौन नहीं आएगा, यह प्रदेश की जनता तय करेगी। नहीं, तो जो प्रदेश की जनता को तय करना है उस पर ना मैं सकारात्मक कुछ बोलूंगा ना नकारात्मक बोलूंगा। नहीं, लेकिन आप नहीं बोल रहे। आपके अब जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो तो खूब बोल रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि टिकट मिला नहीं है, टिकट काट दिया है योगी जी का। जनता से पहले बीजेपी पार्टी ने योगी जी को उनके घर भेज दिया है। अब चूंकि कहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि पहले अयोध्या में बहुत चर्चित था कि माननीय योगी जी अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन बाद अब गोरखपुर से सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए यह टिप्पणी की आवश्यकता हुई। अन्यथा हम लोग तो पहले से मानते थे कि गोरखपुर से सांसद रहे तो वहीं पर किसी न किसी विधानसभा से एमएलए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन योगी जी खुद अयोध्या से बहुत प्यार करते थे और हर हफ्ते जाते भी थे और चर्चा भी थी कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अयोध्या और योगी चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको गोरखपुर भेज दिया, इसलिए लोगों को कहने का मौका मिला। अन्यथा हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से अपने प्रत्याशी तय करती हैं, वो उनका विषय है और इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। सुधांशु जी, देखिए, गोरखपुर के संदर्भ में घटना बता देना चाहता हूं। जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास विद्युत विभाग के अधिकारी गए कि साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा किस प्रावधान के तहत? कहा साहब वीआईपी सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये हमेशा रहा है, जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, सीएम के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है। योगी जी ने कहा अब मैं सिर्फ गोरखपुर का सीएम नहीं हूं, मैं पूरे प्रदेश का सीएम हूं। जिस दिन प्रदेश के सब जनपदों में आप 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सके उस दिन आइएगा। 2 महीने बाद वहां पर फाइल अप्रूव हुई कि हर जनपद को मिलेगा, तो योगी जी ने किया। इसीलिए 25 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। इन लोगों ने सैफई में एयर स्ट्रिप बनवाई और पता है आपको सौरभ जी, जिसमें जेट विमान उतर सकता है, यानी जो बड़ा वाला बोइंग भी उतर सकता है। अरे काहे का जेट उतरने वाला था, सिर्फ परिवार के लिए बनवाए। गोरखपुर में हमारे योगी जी ने पहले भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाया, यानी बनारस में तो पहले था, काशी में, उसके बाद गोरखपुर में बनवाया। तो ये होता है कि पूरे प्रदेश को एक समान रख के चलना, सभी वर्ग समुदाय जाति को साथ में रख के चलना, और एक होता है कि वर्ग का नाम लेना, जाति की राजनीति करना और केवल अपने परिवार के व्यक्ति को चयनित करना। स्वामी प्रसाद जी से पूछिए कि भाई बसपा से बाहर आए तो बसपा तो एक में स्वयंभू स्वघोषित थी ना कि हम तो दलितों के एक मसीहा। और आखिर में क्या हुआ? स्वामी प्रसाद जी ने बहुत सारे लोग बसपा से छोड़ के गए, तो बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, तो समझ में आया कि ना नाम वर्ग का लेना है और एक परिवार के हाथ में। आखिर में बहन जी ने क्या बोला था कि वो मैंने ये संपत्ति जो थी वो अपने भाई को दे दी, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी की उससे बड़ी सेवा की थी, तो हमने कहा लास्ट में उसको दे दे। यानी आखिर में बहन जी भाई की बहन जी निकली। और मुलायम सिंह जी को मैं फिर कह दे रहा हूं, बचपन में हम लोग सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह जब पहली बार हुए, और 24 साल राजनीति करने के बाद जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात आई तो केवल कोई यादव बिरादरी में भी योग्य नहीं निकला, यानी कोई योग्य कार्यकर्ता पैदा ही नहीं कर पाए। आखिर में अपने पुत्र के नेता दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहता हूं देश की जनता और युवा पीढ़ी मान्यवर अब बड़ी हो गई है, समझदार हो रही है, हर जाति हर वर्ग में सबने सब कुछ देख लिया। और स्वामी प्रसाद जी एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये कहना कि किसी ने किसी का दोहन किया, किसी ने किसी का शोषण किया, वो सब बातें खत्म हो गई।
जातियों का नाम नहीं लेना चाहिए। यादव ठाकुर अलायंस हो लिया, दलित ब्राह्मण अलायंस हो लिया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय सत्ता के समीकरण के लिए किसी के भी साथ हाथ मिला सकता है। अब वो बातें बहुत गुजरे जमाने की बातें हो गई कि ये फला हमको स्थान नहीं दे रहा, सब स्थान, सबको सत्ता में स्थान चाहिए, उसके लिए कोई किसी के भी साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। अभी आपने कल कहा था कि 15 बनाम 85 की लड़ाई है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये 15-85 को आप एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये अखिलेश जी फरसा काहे बात का घुमाए थे, तो जरा उन दोनों बातों का एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। जी स्वामी जी, आपको हमारे 85 से 15 से आपत्ति क्यों है? अगर आप 80-20 का नारा देते हैं, 80 बनाम 20 क्यों देते हैं भाई? क्या चाहते हैं? देश का फिर बंटवारा करना चाहते हैं क्या? अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के तख्ते को नहीं चूमा था क्या? क्या पाकिस्तान की टैंकों को धड़ाधड़ ब्लास्ट करने का काम वीर अब्दुल हमीद ने नहीं किया था क्या? ये ऐसे लोग जिनका इस देश की आजादी में और स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, वो उंगली उठाते हैं 80 और 20 का। हम ये कहना चाहते हैं, आप 80-20 करके देश को तोड़ना क्यों चाहते हैं? अरे लाइन खींचनी है तो 85 और 15 करिए, और 85 में भी हमारा है, और 85 तो अब 85 15 में भी हमारा है। 85 में जो लोग हैं उनका तो हिस्सा आप गलत कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश भूल गए क्या? केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर आपने चुनाव लड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो केशव को इसलिए नहीं बनाए, वो पिछड़ी जात के थे। अगर आप सब काम करोगे जात के आधार पर, अगर कोई अपनी पीड़ा बोलता है तो आप कहते हो उल्टा ऊपर आरोप लगाते हो कि जात बात करते हैं। अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य में क्या अवगुण था? प्रदेश के अध्यक्ष थे, काबिल थे, आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। स्वामी जी, अभी आज आप इतनी तारीफ कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की, आपने हमारी संवाददाता से बात करते हुए कहा था कि जिनकी 3-4 साल की राजनीति हो उनको अपना हैसियत देखना चाहिए और अपनी राय अपने पास रखें। मैं इसलिए कहा था कि जब हम सरकार में थे तो कभी भी सीधे मुंह बात नहीं किए। इस्तीफा देते ही उनका प्रस्ताव आ गया कि जल्दबाजी में किया, इसमें बात करनी चाहिए। अरे भाई, जब बात का अवसर निकल गया तो बात क्या करेंगे हम? इसीलिए मैंने कहा, लेकिन ये हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने तुमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, इतने योग्य थे, सुयोग्य थे, उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत भी मिला, तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चूंकि वो ऊंची जात के नहीं थे, केवल माइनस पॉइंट यही तो है, और इसीलिए उस कुर्सी पर बैठाया उनको जिसको ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। चूंकि दलित और पिछड़े वोट लेने के लिए अच्छे लगते हैं, वोट लेने के लिए आपको जो दिया था इन्होंने, दलित के साथ जो आपको दिया था, जो आपको इनकी सरकार ने दिया था, मुझे बताइए उसमें भी करेंगे। मैं समझना चाह रहा हूं, लोग भी जानना चाहते होंगे मौर्य जी, ऐसा आपके साथ क्या हो रहा था पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, जो आपको ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करने पड़े पार्टी के लिए? आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री होता है उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, आप कैबिनेट मंत्री रहे। सौरभ जी, मैं कैबिनेट मंत्री पहली बार नहीं हुआ हूं, यह हम 6वीं बार शपथ लिए हैं, 3 बार नेता विरोधी दल रहे हैं, और यह हमारे ऊपर एहसान नहीं कि हमने इन पर एहसान किया। बहुजन समाज पार्टी जब छोड़ के आया है तो पूरे प्रदेश का लाखों लाख का जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, मोस्ट दलित जातियां हैं, वो छोड़ करके सब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई। 14 साल का वनवास इनका मैंने खत्म किया, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, और साथ ही साथ सरकार बनने के बाद जिन दलितों और पिछड़ों ने इनकी झूम की सरकार बनाई थी, उन्हीं का आरक्षण अजगर की तरह निकलना शुरू कर दिया। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया, भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, अभी तक चली आ रही थी। अब उस पर यह मनमाने तरीके से सामान्य लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिए। ठीक है, कहां का नियम है भाई? ठीक है मौर्य साहब, मैं जरा जवाब ले लूं। एक तरफ हमारा हक भी मारोगे और दूसरी तरफ आप हमसे उम्मीद करोगे कि हम आपकी पूजा करें। मैं जरा जवाब ले लेता हूं। आपने कहा कि 14 वर्ष का वनवास भाजपा का आपने खत्म करवाया, नहीं योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार आपने बनवाई,
मौर्य जी का व्यवहार आपके प्रति जैसा भी रहा हो केशव मौर्य जी का, लेकिन केशव मौर्य जी के साथ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। सुधांशु जी देखिए, इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले स्वामी प्रसाद जी ने यह कहा, वीर अब्दुल हमीद, स्वामी प्रसाद जी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ हुई थी, कोई गया था सेक्युलरिज्म का सूरमा? सिर्फ हम लोग गए थे। ये बताइए, आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की आजादी के बाद के आर्मी के फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड में कोई जाता है? समाजवादी पार्टी वाले जाते हैं संजयपुर में आतंकवाद के आरोपियों के यहां सिजदा करने। और बोलता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर कोई जाता है? डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में कोई नहीं गया, सब याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां समुदाय का मामला नहीं है, कट्टरपंथी विचार का मामला है। अब आपके जाति के ऊपर माता हूं, आपने स्वयं बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, आप 3 बार नेता विरोधी दल रहे, आप बसपा के 3 बार नेता विरोधी दल रहे। और ये स्वामी प्रसाद जी ऐसा क्यों होता था कि जब विपक्ष में रहेगी तो आप नेता दल रहते थे, और जैसे ही सत्ता आएगी आपको किनारे कर दिया था, भाई अब तू हट जा, अब तो हमारा क्या चल रहेगा। बताइए, केशव मौर्य जी की मुख्यमंत्री जी के बगल में फोटो लगती, सिर्फ 3 ही फोटो लगती, योगी जी, केशव जी और दिनेश जी। मैं ये कहता हूं, क्या आपको यह अपेक्षा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे अथवा अखिलेश जी, यद्यपि कभी बनने वाले नहीं, अगर सब आज भी चुनाव प्रचार में भी वो कह दें कि बगल में अकेले आपकी फोटो होगी, जैसे केशव मौर्य जी की योगी जी के बगल में होती है। केशव जी को यह हैसियत थी कि सबके टिकट तय कर रहे थे 2017 में, देखते हैं कि वहां किसको हैसियत होती है सबको टिकट तय करने में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबको ईमानदारी से साथ में लेने का काम सभी समुदाय को। और आपने पूरा उस बात का उत्तर नहीं दिया कि आखिर में दलितों पिछड़ों का आरक्षण कश्मीर से लेके, जामिया से लेके, अलीगढ़ से लेके किसने हड़पा था, उसके ऊपर आप लोगों के मुंह में क्यों नहीं जम जाता? समय मेरे पास इतना ही था, नहीं तो आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए कहने को बहुत कुछ है। तुम्हारे आप क्यों मार रहे हो? आप तो बहुत बड़े हिंदू अरे हम कहां मार रहे हैं? और आज भी हिंदू हो कि हिंदू पे लाठी सामान्य सीट पर अनुसूचित लाठी मारो, ठीक है, आप लाठी क्यों मार रहे हो भाई? आज की सूची में हमने दिया है अब सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री इस समय मोदी की सरकार में भारत के इतिहास में। क्योंकि आप जो सैकड़ों टिकट कटने वाले थे तो अब तो कोई नहीं कटेगा, क्योंकि अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य का अब तो खौफ जमा हो गया ना, अब टिकट काटने की हकीकत नहीं है। आप तो वो सारे विधायक बच गए बाल जिनका टिकट कटने वाला था, वो फिर से टिकट पा रहे हैं। ये केवल हमारे इस निर्णय के नाते हो रहा है। जी ठीक है, स्वामी जी और सुधांशु जी बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा आप दोनों के बीच चल रही थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।